अखिलेश जी के पास पहुंचा और मैंने कहा मेरी नौकरी चली गई। ए शेर आज़ाद हो गया तो समाज के लिए बना है कि 5 मिनट मुझे पता था कि वो रो रहे हैं। उसके बाद आपने अखिलेश जी की आंख में आंसू नहीं देखे होंगे। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री गाली, झूठ, नफरत की भाषा जिस दौर में बोल रहे थे, अखिलेश यादव उसे मोहब्बत की भाषा में मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए आगे बढ़ गए। ये लाल टोपी लगाने की क्या जरूरत है? वो तो नेताजी तो लगाते नहीं थे। बड़ा रोचक किस्सा है, मैंने पूछा था अखिलेश जी से। मैं बताऊं आपको, जब पार्टी हाथ में आई थी तो किन हालातों में आई थी, कितने कांटे थे, वो ताज कांटों का था। अखिलेश यादव ने एक एक कांटे को बुहारा है, उसमें फूल खिलाए हैं मोहब्बत के, और वो गुलदस्ता आज भी बहुरंगी है और पहले की तुलना में ज्यादा इंक्लूसिव है। दिस कॉल्ड पीडीए। उस आदमी ने आंखें भर आई, उसने कहा कि नेताजी मुख्यमंत्री बने 93 में और उसके बाद हेलीकॉप्टर से यहाँ आए, इसी जगह उतरे, हमारी टीम को बुलाकर बोले, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जी हां, अखिलेश यादव जी के बेहद प्रिय हमारे साथ हैं। कैसे नजदीक हुए आप उनके? अखिलेश यादव जी के प्रिय हैं, ये बात उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोग उस पीढ़ी के लोग जो जिनको परिवार में ये सिखाया गया हो कि पढ़ने भेजा है, राजनीति से दूर रहना, और राजनेताओं को लेकर के एक इमेज बनाई गई थी कि नेता बहुत बुरे होते हैं, झूठ बोलते हैं, उन पे भरोसा नहीं कर सकते, और नेताओं से दूर रहना, राजनीति से दूर रहना। तो आजमगढ़ से इलाहाबाद पढ़ने आए तो वैसे ही दूर रहते थे, कहीं आंदोलन होता था तो उससे दूर दूर रहते थे कि अरे नहीं, हम तो पढ़ने भेजे गया। दिल्ली आए, सब कुछ हुआ, तो धीरे धीरे एक समझ बनी, और उस समझ के बीच हमने एक ऐसे नेता को देखा कि नहीं, वो उसकी बातें झूठी नहीं है, वो कई चेहरे ओढ़ करके नहीं रहता। जब आप कभी मुश्किल में मिले, मैं पिछले 1-2 साल का ही वाकया बताऊं, तो कभी मैं अपने निजी परेशानी में बहुत मुश्किल में हुआ, तो मुझे लगा कि एक बड़े भाई हैं जिन पे आप यकीन कर सकते हैं। कभी पारिवारिक चीजों में, जैसे मैं अपने वाकया बताऊं कि मैं ऐसे ही गया और मैंने कह दिया कि मेरी शादी है, पहले बहन की शादी का निमंत्रण लेके गया, तो उन्होंने कहा कि अभी तो चुनाव है, उसका उपचुनाव चल रहा था मैनपुरी का। फिर बोले तुम्हारी शादी हुई है? मैंने कहा नहीं, तुम्हारी में आएंगे। मुझे यकीन नहीं था, भाई बड़े नेता है, ऐसे ही बोल दिया होगा। साहब, आप यकीन नहीं करेंगे कि जो व्यक्ति उनकी पार्टी में ना हो, जो उनका कैडर ना हो, अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति उसके घर आ गए शादी में। तो ऐसा लगा कि नौकरी गई मेरी। मैं पहुंचा तो उसके बाद कह रहे हैं कि चलो शेर आजाद हो गया, अब तो तुम बड़े काम के लिए बने हो। आप जब टूटे हुए हो, आप जब परेशान हो, जब नौकरी गई तो उन्होंने कहा नहीं होगा कि चलो मैं बात कर लेता हूं? भाई अखिलेश जी की आवाज कौन नहीं सुनना मैं चाहता आपको है? और थोड़ा बता ही दूं, शायद पहली बार ये बात कैमरे पे बता रहा हूं कि धर्मेंद्र जी के जरिए 2019, 2017, 18 के बाद, जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे अखिलेश जी, उसके बाद हमारा मिलना जुलना शुरू हुआ। एक आंदोलन हमने यूपीएससी का किया था, तो उसको सदन में उठाने वाले व्यक्ति थे धर्मेंद्र जी, कि भाई हिंदी मीडियम वाले तो आईएएस नहीं बन रहे। 27 लोग थे, तमाम लोग। तो धीरे धीरे एक जुड़ाव वैचारिक नाते इनसे होने लगा। जब 19 का चुनाव सपा बसपा गठबंधन में हुआ, आपको यकीन नहीं होगा कि अखिलेश यादव जी को नहीं पता है, तब हम मिले भी नहीं थे, और हमने कम से कम 20 जिलों में जाकर के खुद से प्रचार किया कि यार ये मिले मुलायम कांशीराम दोबारा हो गया, ये तो जनता का गठबंधन है। और अपने आप हम डीयू के कई प्रोफेसर्स, कई रिसर्चर्स गांव-गांव यूपी के घूमे 2019 के चुनाव में, और जब चुनाव में परिणाम नहीं आया तो दिल टूटा, गठबंधन टूटा तो और निराश हुए। लेकिन उसके बाद जो अखिलेश जी से घनिष्ठता बनती गई, और मुझे यकीन है कि नेताजी के गुजरने के बाद मैं पहली बार गया सैफई, तो धर्मेंद्र जी ने बोला कि भैया से मिले। मैंने कहा कि पता नहीं वो जानते हैं मुझे कि नहीं। मैं संकोच में कहा कि क्या मिले, आपसे मिलिए, नमस्ते हो जाएगी। कह रहे नहीं, आओ मिल के जाओ। और जब मैं मिला तो मुझे जानकर ये आश्चर्य, मैं हैरान हो गया कि जैसे ही मैंने कहा कि नमस्ते, मैं लक्ष्मण यादव हूँ, तो कहे दिल्ली विश्वविद्यालय वाले? मैंने कहा ये बैठो, अभी तुमसे बात करेंगे। मैं हतप्रभ कि भाई इतना कैसे जानते। फिर उन्होंने बाद में बोला भी कि तुम्हारी कई वीडियो मैंने देखी, अंबेडकर पर, संविधान पर, तुम अच्छा बोलते हो। उसके बाद एक जुड़ाव बन गया। फिर घर आए शादी में, फिर नौकरी वाला प्रकरण। शादी में मैं एक किस्सा जो आपको बताना चाह रहा था। शादी में बैठे और उसके बाद जब निकलने को हुए तो कान में पूछा उन्होंने कि तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ, परमानेंट हुए? तो मैंने कहा कि अभी तो नहीं, अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है।
एक एक बड़ा भाई, मैंने वहां जहां से बात शुरू की थी, नेता आपसे इतना करीबी कभी नहीं बनाता। नेता आपको कैलकुलेट करता है, ये आदमी मेरे फायदे का है तो मैं इसको करीब रखूंगा, ये फायदे का नहीं तो ठीक है, नमस्ते दुआ सलाम। मैं अखिलेश यादव जी के लिए कितना काम का था, उनके पास इतनी बड़ी पार्टी है वो, फिर भी वो बड़े भाई की भूमिका में कान में क्या बोल रहे हैं, अगर हो तो नौकरी ले लेना, कुछ मदद हो तो मुझसे बताओ। तो मैंने कहा कि मदद तो हो सकती है, क्या बताओ किसको फोन करूं, ये मैं पहली बार आपके कैमरे में बोल रहा हूं, मेरे कान में उन्होंने बोला बताओ किसको फोन करूं, मैं करूंगा। तो फिर मैं संकोच में आया और मैंने कहा कि भैया मैं इतना वोकल रह चुका हूं, आरएसएस बीजेपी के इतने खिलाफ रहा हूं, वो मेरा करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर देख लो, बाकी मैं हूं, जब कहोगे तब। ये वो नेता जिसकी वजह से उनके पास जाना होता है, और नौकरी नहीं मिली, आदमी टूटा हुआ हो, वो आदमी उस बैकग्राउंड का हो जो अकेला 12 लोगों के परिवार का अकेला नौकरी वाला रहा हो, जो घर से निकला ही था आईएएस बनने, नहीं बन पाया, प्रोफेसर बना, और प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कोई सामान्य नहीं, 14 साल नौकरी रहा हो, उसके बाद नौकरी छीनी गई हो, मैंने समझौता नहीं किया विचारों से, तो नौकरी चली गई। उन्होंने कहा, मैंने कहा ना मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था, और हम दोनों आप बैठे हैं तो हमें लगता है कि हमारा मन मिजाज एक कर रहा है। आप भी मीडिया की टीवी वाली दुनिया छोड़ के आए। टूटे हुए आदमी को कोई दिलासा कैसे देता है, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। अखिलेश जी के पास पहुंचा और मैंने कहा मेरी नौकरी चली गई, ए शेर आजाद हो गया तो समाज के लिए बना है, हिम्मत बढ़ा दी, इसलिए एक जुड़ाव बनता है। अच्छा, इसलिए जुड़ाव बना। बोला उन्होंने कहा कि तुम, और बताऊं, अब आपके कैमरे बता ही देता हूं, एक बार उन्होंने ऐसी बातचीत में, मैं 1 हफ्ते बाद मिला, सुनाई देता हूं किस्सा, प्रोफेसर आदमी है, लंबा जवाब देने का अनुभव है, बाकी आप काट लीजिएगा। जेएमटी एक है जगह, वहां बैठते हैं, जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट, पीछे एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है, आप गए होंगे, जानते हो। मैं अकेला बैठा हूं और सामने अखिलेश जी बैठे हुए हैं, और उन्होंने एक वाक्य पूछा मुझसे, ए लक्ष्मण, नौकरी चली गई, परेशान तो नहीं हो? कौन नेता पूछता है भाई, क्यों पूछेगा कोई, वो आएगा काम बोलेगा, आप गए उनकी पार्टी में कुछ काम करने तो काम करिए, वहां ऐसा लगा ही नहीं, मुझे लगा मैं परिवार का बड़ा भाई। फिर मैंने कहा कि थोड़ा परेशान तो हूं, एक सपना टूटा है। क्या बोला उन्होंने कि वो सामने पेड़ देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहे कि देखो जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं ना, सब कुछ लगता है विपरीत चला गया। इसी पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर एक समय ऐसा था कि मैं और नेताजी बैठते थे, कोई मिलने नहीं आता था, इतना विपरीत समय था, वो दौर ही अलग था। समय बदला, हम यही हैं, किसको कहां से कहां पहुंचाना था पहुंचाया, और क्या से क्या किया। धैर्य रखना, समय बदलता है। ये नेता नहीं बोलता, ये भाई बोलता है। मेरे लिए अखिलेश यादव नेता से पहले एक भाई बन के जिंदगी में आए। कहा कि क्या करना चाहते हो? मैंने कहा अब तो राजनीति करूंगा। चुनाव लड़ोगे? मैंने कहा भैया अभी न पैसा न कुछ, और घर आजमगढ़। मुस्कुराए, कहे तुम मुझसे बड़े काम के लिए बने हो, जब लड़ने का मन हो बता देना, बाकी तुम्हारे कलम का हम बेहतर इस्तेमाल। मुझे लगा ही नहीं हुआ किसी पार्टी में हो आप, मैनिफेस्टो कमेटी, ये वो, अब वो कहने की चीजें नहीं है, लेकिन इसलिए अखिलेश जी मेरे दिल के करीब हैं कि वो नेता होने के पहले एक ऐसे दौर में, जिस दौर में आप यकीन नहीं कर सकते कि कुर्सी जितनी ऊंची होती जाएगी, दिल उतना छोटा होता जाएगा लोगों का, उतने कैलकुलेटर होते जाएंगे कि वो नफा नुकसान देके। और अखिलेश जी उस विपरीत दौर में, ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति नेता से पहले एक शानदार शख्स है, वो आपको हिम्मत देता है, इसलिए हम उनके पास हैं, और विपरीत परिस्थितियों में पास हैं। वो सत्ता में थे तब हम उनके पास नहीं गए, वो विपक्ष में जब लड़ रहे थे, और हमें खुशी है कि हम 2024 के उस पीडीए के समर में भागीदार रहे जिसने भारत के संविधान को बचाया। ये बड़ी बात है। जब मुझे याद है 2024 का चुनाव हो रहा था, तो वो आप पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। कई बार आपने मंच पे भाषण भी दिया, बहुत सारी चीजों को कोरिलेट किया, जो पर्दे से पीछे की जो भूमिका थी 2024 में, और आज तक उतनी सीट समाजवादी पार्टी ने कभी पाया ही नहीं। तो उसमें अखिलेश यादव जी को कैसे देखते थे कि जो आदमी 2017 हारा, 2019 हारा, 2022 हारा, फिर 24 में कमबैक करता है?
एग्जैक्टली और ये बहुत शानदार किस्सा है। अखिलेश जी के जो बहुत करीबी लोग हैं, मैं उतना करीबी नहीं हूँ, और भी लोग हैं बहुत सारे पुराने लोग हैं, हमें तो अभी नए हैं ना अभी, उनको और कायदे से पता होगा। अखिलेश यादव, नेताजी को लोग याद करते हैं तो हमारी पिछली पीढ़ी के लोग नेताजी को लड़ते देखे होंगे कि नेताजी के, मैं अब किस्सा बताता हूं आपको जी रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र जी पहाड़ी इलाके में मेरा एक कार्यक्रम था, संविधान दिवस मंडल जयंती पर, और मैं वहां से जब लौट रहा था तो मैं जिस गाड़ी से गया था, बहुत बुजुर्ग लोग 15-20 की संख्या में पेट्रोल डलाने आ गए। अपने आप में आगे आगे गाड़ी चली थी, पीछे से कहे कि आपको पेट्रोल, हम पैसा नहीं दे पा रहे, मैं मांगता भी नहीं कहीं। फिर पेट्रोल डल रहा था और जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे वो मेरा हाथ पकड़ के किनारे लेकर गए, कहे कि लक्ष्मण जी, ये वही पेट्रोल पंप है जहां आज से 40 साल पहले, 40 या 35 साल उन्होंने बताया, 1992 की बात है, दिसंबर का महीना, नेताजी ने नई पार्टी बनाई और उनका एक कार्यक्रम लगा। लौटते समय नेताजी की गाड़ी में तेल भराने के लिए हम लोग के पास पैसे नहीं थे। नेताजी संकोच में बोले, परेशानी और कोई बात नहीं, लेकिन उनको भनक नहीं लगी। हम लोगों ने मिलाकर पैसा इसी पेट्रोल पंप पर नेताजी की गाड़ी में तेल भरा और कुछ जो बच गया था वो उनके हाथ में रखे। नेताजी कुछ नहीं थे, एक उभरते हुए नेता थे, एक बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद चीजें बहुत बदल गई थी, आप जानते होंगे, बहुत विपरीत समय था। नेताजी ने जाते हुए कहा कि आप लोगों का ये हिम्मत मुझे मिली, कुछ पैसा था थोड़ा सा। उस आदमी ने आंखें भर आई, उसने कहा कि नेताजी मुख्यमंत्री बने 93 में और उसके बाद हेलीकॉप्टर से यहाँ आए, इसी जगह उतरे, हमारी टीम को बुलाकर बोले कि बताओ इस इलाके के लिए बेहतरी के क्या करूं। तुमने पेट्रोल भराया था, मैं इस इलाके को विकास देने आया हूं। मुझे उस आदमी की आंख जो भर आई थी उसमें मैंने नेताजी को देखा। मैंने नेताजी को नहीं देखा था, एक मुलाकात मेरी, और वो भी बड़ी रोचक है, आगे प्रसंग आएगा तो सुनाऊंगा। नेताजी को हमने नहीं देखा, नेताजी को हमने किस्सों में सुना, नेताजी को हमने किस्सों में सुना कि किताबों में पढ़ा। मैंने नेताजी के ऊपर 10 वॉल्यूम में उनके सारे भाषण हैं, लगभग सारे भाषण मैंने पढ़ा है, पिछले 2 साल में यही काम किया है। समाजवादी पार्टी के पास विचार से लेकर गया हूँ, मैंने उनको जब बोलते हुए सुना, अमेरिका से लेकर चीन पर, हमने विदेश नीति पर बोलते सुना, तो हमने पढ़कर जाना है। नेताजी को हम कई लोगों ने लड़कर देखा है कि ये लड़ रहे हैं। मैं उदय प्रताप जी हैं गुरु जी, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता होगा लक्ष्मण कि नेताजी 8वीं में पढ़ते थे, अपने दलित दोस्त के घर खाना खा लिया, उन्हें समाज बहिष्कृत कर दिया, उन्होंने माफी नहीं मांगी। अरे वो मेरा दोस्त है, दलित है तो क्या हुआ, पूरे परिवार के सामने खड़े हो गए। वो थे नेताजी। उनके वो जो पीडीए नेताजी ने बिना नाम लिए पीडीए बनाया था, और मिले मुलायम कांशीराम उसका एक रूप था। तो हमने नेताजी को लड़ते नहीं देखा था, मेटाडोर से घूमते क्रांति रथ लेके चलते नहीं देखा था, सांप्रदायिक ताकतों के सामने चुनौती बनकर खड़े होते नहीं देखा था, किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ते नहीं देखा था। इंसाफ इंसानियत की बात हमने 2024 में अखिलेश यादव को देखा। मैं एक बात कह दूं, बड़ी महत्वपूर्ण है, कि जब नेताजी गुजरे तो परिवार के लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव में मुझे नेताजी दिखते हैं। ये परिवार का इमोशन होगा। समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि हमें अखिलेश यादव में नेताजी दिखते हैं, ये पार्टी का इमोशन होगा। हमारे जैसे लोग जब पार्टी से जुड़े भी नहीं थे उस तरह, हमें अखिलेश यादव में नेताजी क्यों दिखे पता है? क्योंकि इंसाफ और इंसानियत, उसका जो विचार का संघर्ष नेताजी ने किया था, वो अखिलेश जी ने किया। और 22 में ये बात हमने अपनी आंखों से देखी। आपको यकीन नहीं होगा, उनके बहुत करीबी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जब नेताजी की अंतिम सांस छूटी और अकेले थे अखिलेश जी, और बहुत पास के लोगों ने बताया कि थोड़ी देर चुपचाप देखते रहे, और जब नहीं कंट्रोल हुआ तो बगल में अटैच वॉशरूम था, अंदर चले गए। और उनका कहना था, जो पास में थे, कि 5 मिनट मुझे पता था कि वो रो रहे हैं। उसके बाद आपने अखिलेश जी की आंख में आंसू नहीं देखे होंगे। उन्हें परिवार को भी संभालना था, पार्टी को भी संभालना था, नेताजी के चाहने वालों को भी संभालना था, और इतनी शिद्दत से उन्होंने संभाला।
उस व्यक्ति ने जब ये किस्सा बताया तो मेरी आंखें भर आईं कि एक व्यक्ति पुत्र भी होने की जिम्मेदारी निभा, और वो भी सामान्य जिम्मेदारी नहीं है। वीरेश दा, आप जानते होंगे कि पिता और पुत्र के राजनीतिक रिश्ते को कितना भाजपा के लोगों ने अपमानित किया था। वो टीस चली गई थी क्या? फिर भी वो व्यक्ति कितने शिद्दत से उसे निभाया। इसलिए मैंने कहा कि नेताजी की विरासत उनके साथ है, और वो 24 में मैंने देखा है। ये तो चुनाव की कामयाबी है कि 24 में 37 सीटें। जिस पार्टी को लोग खड़ा करने के लिए एक जाति और एक धर्म की पार्टी बताए, उसको पीडीए की पार्टी बनाया। जिसे कहा कि ये गुंडों की पार्टी है, उसे मजलूमों के हक के लड़ने के लिए पार्टी बनाया। ये अखिलेश यादव की लीडरशिप। कितने लोग विरासत में संघर्ष पाए और मिट गए, और जिसने विरासत में जो पार्टी पाई उसको ऊंचा उठा दिया। जिद थी। अखिलेश जी को करीब से जानने वाले जानते हैं कि वो बहुत जिद्दी हैं। वो जिद करते हैं कि विचारों से समझौता कभी नहीं करेंगे, और वो उन्होंने करके देखा। इसलिए मेरे सबसे प्रिय नेता अगर आज की तारीख में कोई है तो वो अखिलेश यादव है। और इसीलिए मैंने कहा कि वो पार्टी 37 सांसदों पर पहुंची, ये पॉलिटिकल विक्ट्री है। मैं ये कह रहा हूं कि जो पीडीए बनाया, जो संविधान को बचाने की एक उम्मीद बनकर उभरा है, दिस इज अ पॉलिटिकल रिवोल्यूशनल विक्ट्री। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान बचाने का काम पीडीए, संविधान को समाजवादी तरीके से दुनिया के सामने ख्वाब दिखाने का काम पीडीए। अभी लोगों को नहीं समझ में आएगा, अभी तो बहुत सारे झूठ में लोग फंसे हुए हैं। मैंने बहुत करीब से उस नेता को विपरीत परिस्थितियों में लड़ते, मुस्कुराते। अब एक आखिरी बात इस सवाल के जवाब में, क्या आपने कभी सोचा होगा कि जो मुख्यमंत्री रहा हो उसका घर गंगा जल से धुलवाया जाए, और जिसने जाति देख करके 5 साल राज नहीं किया हो, उन्हें जाति पर बात करते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कभी नहीं पाएंगे। और जाति का एहसास किसने कराया कि तुम छोटे हो, तुम कमजोर हो? मंदिर गए तो मंदिर धुलवाया। इसका प्रतिक्रिया कोई क्या करता, वो और जातिवादी हो जाता। अखिलेश यादव कहां पहुंचे? पीड़ित, दुखी और अपमानित जो भी है वो मेरा है। सदन में खड़े होकर के मुख्यमंत्री जिसको ये बोले कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, इस अपमान को सहने, क्या क्या नहीं बोला गया, गर्मी शांत कर देंगे। आने वाली पीढ़ियां अखिलेश यादव को जब याद करेंगी तो एक बड़ी खास बात बता रहा हूं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और भाजपा के ट्रोलर तक गाली, झूठ, नफरत की भाषा जिस दौर में बोल रहे थे, अखिलेश यादव उसे मोहब्बत की भाषा में मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए आगे बढ़ गए। एक शब्द अखिलेश यादव की जबान से आज तक आपको याद हो तो बताइएगा, किसी के लिए अपशब्द बोला हो। उन्हें जिस पत्रकार को कहना था बेईमान, उसको भी कहा ईमानदार। ये है अखिलेश यादव। ह्यूमर, विट इतना कमाल का किसी के पास नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे नेताओं की इस देश को जरूरत है। जब पत्रकार को बेईमान कहना था तो उन्होंने कहा कि ईमानदार हो। सबसे ईमानदार हो। फिर पत्रकार ही बीच में बोल पड़ी ताकि जमाना समझ जाए कि वो ईमानदार नहीं है। ये है अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री को, और मैं याद दिला दूं, आप पुराने पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत मुरीद हूं। आपको याद होगा कि जिस वक्त योगी आदित्यनाथ ने सदन में बोला था वो अपशब्द कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, उस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आपने सुनी। अखिलेश यादव खड़े होकर के कहते हैं कि बाप की बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं पलट कर कुछ बोल दूं तो अच्छा नहीं लगेगा कि किसने किसके मरने पर क्या क्या नहीं कराया, लेकिन मुझे नेताजी ने ये संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं किसी पर इस तरह का हमला करूं। नफरत से कोई दिलों को नहीं जीतता, मोहब्बत से जीता जाता है। ये अखिलेश यादव ने किया है। इसलिए भी लोग याद रखेंगे कि सदन में खड़े होकर के, आज इस समय लोकसभा में है और उनकी भाषा निकाल कर देख लीजिए, मोहब्बत भरी भाषा मिलेगी आपको। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो बैरिकेटिंग कूदने में पीछे नहीं रहेंगे। ये पीडीए की कूद है जो संविधान बचाने के लिए जारी रहेगी। ये जो पीडीए की आप बात कर रहे हैं, कभी वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक होता है, कभी पीड़ित हो जाता है, कभी पंडित हो जाता है, कभी प्रोग्रेसिव हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये क्या है? आप तो उस सिस्टम को पूरी तरीके से जानते हैं ना, क्योंकि नेताजी राजनीति करते थे, नेताजी मुख्यमंत्री रहे 3 बार, बेटे को बना दिया, पार्टी खड़ी कर दी।
वो इस तरह की कभी पीडीए वीडीए नहीं करते थे और सफलता को भी पाए, और करते तो समाजवाद की ही राजनीति करते थे ना। तो ये क्या है पीडीए? ये बहुत दिलचस्प और जरूरी सवाल है, इस पर बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं, इसको समझना जरूरी है। असल में नेताजी जिस दौर में थे, ये बात ठीक है कि मंडल के विरोध में कमंडल का दौर आया था, मंदिर का दौर आया था। नेताजी जिस यूपी में राजनीति कर रहे थे, अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों उसी में था। नेताजी पिछड़ों, दलितों और खासकर किसान नौजवानों की बात करते थे। नेताजी के भाषण जितना मैंने पढ़ा, उसमें दो पदबंध बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, इंसाफ और इंसानियत। मुझे इतना प्रिय लगता है, इंसाफ के लिए लड़ो और इंसानियत के लिए लड़ो। नेताजी को मैं अगर दो शब्द में कहूं तो इंसाफ और इंसानियत का पैरोकार। आली जनाब आजम खान साहब, मैं उन्हें याद कर रहा हूं आपके इंटरव्यू में, बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी के जुर्म में जेल में, और भी ऐसे बहुत सारे तो खारिज हो गए। इतिहास इसको भी याद करेगा कि जुल्म और ज्यादती की इंतहा क्या होती है। वो जब नेताजी को संबोधित करते थे तो कहते थे कि रफीकुल मुल्क, मुल्क का रफीक। मैंने एक भाषण में अखिलेश यादव जी के लिए एक पदबंध ऐसे ईजाद किया था, पासबान दस्तूर, संविधान का हिफाजत करने वाला योद्धा, संविधान का रक्षक। इसलिए मैं इन दोनों को जोड़ के देखता हूं। नेताजी के दौर में संविधान पर हमला सांप्रदायिक ताकतों का था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये पुराने लोग जानते होंगे, एक समय में विश्व हिंदू परिषद और तमाम संगठन, हिंदूवादी संगठन, जब हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करने के लिए गली गली, गांव गांव में तिलक कार्यक्रम या तिलक आयोजन कर रहे थे, नेताजी ने पूरे गांव में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए आयोजन किया, और गांव गांव में कार्यक्रम करते थे। ए हिंदू मुसलमानों मिल के रहो, सब एकजुट रहना, ए दलितों पिछड़ों सब मिल के रहना उनके। और नेताजी से एक बार किसी ने पूछा कि आप तो यादवों की राजनीति करते हैं, और उसी समय पत्रकार से उन्होंने पूछा कि इधर जो बैठे उनका नाम क्या है, जनेश्वर मिश्रा, और इधर जो बैठे बेनी प्रसाद वर्मा और मोहन सिंह, खैर इनमें कोई यादव नहीं है। तो इस तरह से टैगिंग होती है, टैबू बनाया जाता है कि समाजवाद, नेताजी, यादववादी, मुसलमान। अखिलेश यादव जब जिस विरासत को पाते हैं वो बहुत विपरीत दौर के थे। 2014 से भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो उसने पूरे देश को हिंदू मुसलमान की आग में जिस तरह झोंकना शुरू किया था, और संविधान को तार करने के लिए सबसे बड़ा हमला किसके ऊपर किया था, 2019 से लेकर 2024 तक आते आते वो हमला जगजाहिर हो गया था। वो हमला था संविधान और आरक्षण पर। इसलिए समाजवाद की राजनीति की जरूरत थी कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हमला हो उसके साथ खड़े हो जाओ, वो है पीडीए। तो वो खड़ा होना आज भी समाजवादी पार्टी के लिखित दस्तावेज में, जो शब्द मैं बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, उस लिखित दस्तावेज में लिखा है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी। आदिवासी चूंकि बहुत कम है, आधे % है, सोनभद्र, राबर्सगंज, लेकिन वो इसमें शामिल है। ये है पीडीए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी आएगी बात तो हम बताएंगे कि एक जमाने में उत्तर प्रदेश सपा वर्सेस बसपा की राजनीति में फंसा हुआ था, तो कई फैसले समाजवादी पार्टी ने ऐसे लिए जिस पर आज भी सवाल उठा दिया जाता है। ज्योतिबा फूले का नाम जिले का रखा था, बदल दिया, संत गाडगे का ये किया और ये किया। दौर बदल गया साहब। आज समाजवादी पार्टी का कोई भी लिखित दस्तावेज उठाइए, आप गूगल करके देखिएगा, उस पे बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया एक साथ, मानवर कांशीराम, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी एक साथ, और उसी पंपलेट पर महात्मा ज्योतिबा फूले, झलकारी बाई से लेकर के अवंतीबाई लोधी, संत गाडगे से लेकर के उदा देवी पासी। ये है समाजवाद का कि वो प्रवाह की तरह आगे बढ़ता है। और समाजवाद के दर्शन में अखिलेश यादव की ये परिपक्वता है। आपके लिए अखिलेश यादव होंगे 37 सांसदों के मुखिया, मेरे लिए अखिलेश यादव समाजवाद की उम्मीद है, क्योंकि समाजवाद की परिभाषा आज के दौर में इसलिए जरूरी है क्योंकि आरएसएस से लड़ना है, तो वह पीडीए समाजवाद की परिभाषा का एक नया टूल है। अब आखिरी बात,
भाई देखिए नेता हैं, उन्हें राजनीति करनी है, तो कई बार अखिलेश जी उस पीडीए की कई व्याख्या कर देते हैं। अब आप तो पत्रकार है, लेकिन उन सारी व्याख्याओं का निचोड़ अगर आप निकालें तो फिर 3 शब्द में आएगा, पीड़ित, दुखी और अपमानित। अब आप करिए अखिलेश यादव जी का आलोचना कि वो बदलते हैं, मैं कहूंगा नहीं बदलते। जिस समय पत्रकार पीड़ित है, अखिलेश यादव उसके साथ खड़े मिलेंगे। जिस समय कोई सवर्ण समाज के व्यक्ति पीड़ित होंगे और खड़े मिले हैं, आप जानते होंगे, लखनऊ में रहते हैं, जब कोई जाति के नाम पर उत्तर प्रदेश में जातिवाद हो रहा है, और मैं तो खोजता हूं उन पत्रकारों को जो 86 में 56 एसडीएम यादव खोज रहे थे, लिस्ट तो आज तक योगी सरकार भी नहीं दे पाई। तो जिले जिले में यादव डीएम, आज वो लोग नहीं बताते। मैंने रिसर्च किया है, 75 जिलों में से 60 to 70% जिलों में, और मैं कहेंगे तो आंकड़ा दूंगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि हवा में बोल दूं कि नाली गैस से चाय बनती है, मैं आंकड़े देके बताऊंगा। वाइस चांसलर 45, उनमें से 60 to 70% डीएम एसपी ये मुख्यमंत्री के स्वजाति हैं, ये जातिवाद नहीं है। तो आपने उस समय का जातिवाद किया। आज उन जातियों के नाम पर भी जो पीड़ित है, अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। तो पीडीए का अर्थ है पीड़ित, दुखी और अपमानित के साथ खड़ा होना, और यही समाजवाद है। वो कमजोर की बात करता है, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो पीडीए बिल्कुल क्लियर है, पीडीए इस देश के वंचित, शोषित, कमेरा आवाम की उम्मीद है। पीडीए वही है जैसे एक जमाने में मान्यवर कांशीराम ने बहुजन कहा था, आज के समय का वो पीडीए है, और उसमें पीड़ित दुखी सब शामिल है। अच्छा, एक चीज, चूंकि आप अखिलेश जी को नजदीक से देख रहे हैं, ये लाल टोपी लगाने की क्या जरूरत है? वो तो नेताजी तो लगाते नहीं थे। बड़ा रोचक किस्सा है, मैंने पूछा था अखिलेश जी से। हाँ। मैं बताऊं आपको। हाँ। 2019 की बात है। 19 में शपथ जिस दिन लिए थे अखिलेश जी, हम लोग दिल्ली मिलने गए थे, तब उतना मेरा घनिष्ठता नहीं थी। तो हमारे साथ एक सज्जन गए थे, उन्होंने कहा साहब आप एक ही ड्रेस में रहते हो। मैं किस्सा बता रहा हूँ, और ऐसे रोचक किस्से बहुत होते रहते हैं बड़े नेता के पास। और साहब आप जो ड्रेस पहनते हैं हर मौसम में वही पहनते और टोपी लगाते, आपके कार्यकर्ता ऐसे ही। वो डीयू के हमारे एक प्रोफेसर थे। असल में हुआ ये था कि हम लोग रोस्टर आंदोलन पर एक कार्यक्रम किए थे, और धर्मेंद्र यादव जी उसके चीफ गेस्ट थे। अब समाजवादी पार्टी के जो युवा नेता हैं वो क्या करते हैं, अपने नेता को तो भाई फॉलो करते हैं, वही लाल टोपी, वही कुर्ता, वही पाजामा, और सब धर्मेंद्र जी के चारों तरफ मंच पे बैठ गए। सारे लोग परेशान, हम लोग कह रहे यार ये तो समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हो जाएगा, जबकि इसमें शरद यादव जी भी थे, अली अनवर अंसारी थे, जिग्नेश मेवानी थे, एक सोशल प्रोग्राम था। तो खैर ये जब किस्सा अखिलेश जी को बताया गया, तो उन्होंने जो किस्सा सुनाया था वही मैं आपको सुना देता हूँ। कहे कि ये टोपी किसकी है पता है? ये लोहिया जी की टोपी है। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन जब हुआ 1917 पे, तो रशियन रिवॉल्यूशन के समय दुनिया को एक उम्मीद मिली कि जो पूंजीवाद और उदारवाद है ना, इसके सामने समाजवाद एक विकल्प बन सकता है। तो उस समाजवाद का प्रभाव जब भारत में, तो भारत का समाजवाद दुनिया के समाजवाद की तरह नहीं है। फिर कभी इस पे बात करेंगे, मैं किताब भी लिख रहा हूं उस पे। भारत का समाजवाद भारतीय संदर्भ का है, जिसके सबसे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल अगर कोई है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। उन्होंने भारत के समाजवाद को भारतीय संदर्भ में व्याख्यायित किया। उन्हें पता था कि भारत का समाजवाद का मतलब क्या है। तो अखिलेश जी ने बताया कि ये टोपी उनके समय की थी। एक किस्सा उन्होंने बताया, एक बहुत सारे लोग टोपी पहनने लगे, सब समाजवादी हो जाते थे। एक जगह सब गए और वहां चाय वाय पिए, और किसी की टोपी छूट गई वहां, लाल टोपी। तो चले गए चाय की दुकान पर, कोई और आके बैठ गया, उसने बोरिया वोरिया बिछाई और वहां पे कुछ खेलने लगे, ताश वास उस समय का कुछ होता है। अचानक पुलिस आ गई, पकड़ ली, और उसके बाद उठाया गया, बोरिया के नीचे लाल टोपी। अरे साहब ये समाजवादी है। फिर जांच पड़ताल शुरू हुई, सब पता चला कि अरे भाई समाजवादी ये जुआ खेलते ये वो। डॉक्टर लोहिया तक बात पहुंची, उन्होंने, छोटा मामला था, किस्से में मिलता है। उन्होंने जब पता लगवाया तो वहां वो पता चला कि जो सज्जन वहां चाय पीने आए थे, गलती से वो टोपी छोड़ गए, और टोपी के चक्कर में समाजवादी बदनाम हो गए। तो उन्होंने ये कहा कि कई बार देखो इसका नुकसान हो जाता है। डॉक्टर लोहिया ने इसलिए फिर कहा कि टोपी पहनो मत अगर निभा ना पाओ।
विचार, क्या ईमानदार लोग थे साहब। डॉक्टर लोहिया को पढ़िए, जब गुजर रहे हैं दुनिया से, वो इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। इसे संतों में कबीर ने जिया, तो नेताओं में लोहिया जैसे लोगों ने जिया। एक बक्सा गया मिलके उनके जाने के बाद, उसमें एक लाल डायरी है, 2 जोड़ी धोती कुर्ता। तो समाजवाद का वो पाठशाला चलाई लोहिया। और टोपी को फिर उन्होंने कहा ये मत पहनो, इसे ऐसे करोगे। अब दूसरा वाक्य, अखिलेश जी देखिए हैं तो जिद्दी आदमी। एक बार उदय प्रताप जी से हमने ये जब किस्सा सुना, तो उदय प्रताप जी ने एक बार किसी प्रसंग में कहा कि नेताजी ने हमको बुलाया और कहा कि यार ये अखिलेश जिद्दी बहुत है। तो मैंने पलट के कहा बेटा किसका है, जिद उनकी क्या है, प्रसंग याद करिए। अखिलेश जी हमेशा टोपी नहीं लगाते थे, मुख्यमंत्री थे तो आप टोपी में तस्वीरें बहुत रेयर कोई देख लेंगे। नेताजी स्पेशल ओकेजन पे टोपी लगाते थे। होली बीती है और नेताजी का वो भाषण, क्या लोग थे साहब। कभी आने वाली पीढ़ियां जब पढ़ेंगे इतिहास तो याद करेंगी कि होली का मतलब ये है कि पड़ोसी के घर में देखना कि जिसके घर पूड़ी नहीं बन रही हो, पूड़ी का इंतजाम कर दे, जीने वाले समाजवाद को। तो टोपी जब लगाते थे, अखिलेश जी भी लगाना शुरू किए। जितना मैं समझा हूं, बीजेपी ने इनके टोपी पर हमला किया। और जिद तो साहब यही होती है नेता की, ये टोपी पे हमला नहीं, उस लाल रंग के रिवोल्यूशनरी थॉट पर हमला उन्होंने माना जो सोशलिज्म का है। और आरएसएस अगर डरता है तो इस लाल रंग की क्रांतिकारी टोपी से डरता है। तो साहब अगर आप टोपी का अपमान करोगे तो आप उस नेता के सामने ये अपमान करो जो जिद करता है। आज वही टोपी अखिलेश जी हमेशा लगाते हैं, वो आरएसएस के सामने चुनौती बनकर खड़ी होती। और आप याद करिए, लाल रंग रिवोल्यूशन का है, भगत सिंह का रंग है। भगत सिंह कहते थे कि विचारों, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। और आज अखिलेश यादव को आप बोलते, मैंने कई बार सुना है, ए तुम इधर आओ, डॉक्टर लोहिया पहला चुनाव कहां से लड़े थे बताओ, तुम्हारी बात मान लूंगा। कैन यू बिलीव दिस? आज के समय में कोई पढ़ा, जिस समय बड़े बड़े नेता की फर्जी डिग्री का सवाल उठता हो, कोई नाली के गैस से चाय बना रहा है, कोई 12वीं पास है कि नहीं, कोई कुछ है कि नहीं, उस समय पढ़ा लिखा होना नेता के लिए कोई शर्त बची है? और एक नेता अपने कार्यकर्ता को बुला कर आए, सुनो तुम उस जिले के हो ना, बताओ डॉक्टर लोहिया पहला चुनाव कहां से लड़े थे? ए तुम बताओ डॉक्टर लोहिया अखबार कौन सा निकालते थे? मैंने अपनी आंख से देखा है। किताब लेके मैं गया, मैंने डॉक्टर अम्बेडकर की किताब भेंट की, वेटिंग फॉर अ वीजा। उन्होंने कहा कि देखो अभी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, चुनाव चल रहा था, इसका क्रक्स बताओ। तो उस नेता को जब आप ये कहोगे कि ये टोपी पहनकर आते हैं, तो वो अब आपको एहसास कराता है कि ये समाजवाद की टोपी है, ये अब तो चलती रहेगी। शादी में भी टोपी, हाँ। बारात में भी टोपी, दुख में भी, बर्थडे में भी। हमें लगता है कि सोते समय बस निकालते होंगे। ठंड में भी वही जैकेट, बरसात में भी वही जैकेट। ठंड भी लगती है कि नहीं लगती है? हालांकि राहुल जी उनके दोस्त हैं, उनको तो नहीं लगती है। ये क्या है मतलब? अब मुझे लग रहा है कि जिद है। मैं इस, चूंकि है तो निजी सवाल, इसका सबसे बेहतर जवाब तो खुद अखिलेश जी दे सकते हैं। हम तो दूर से जो समझ पा रहे हैं वो आपसे साझा कर रहे हैं। समभाव। आपने अखिलेश यादव को 37 सीटें जीतने के बाद बहुत उत्साहित होकर कुछ इधर उधर करते देखा? इतराते हुए नहीं, एक शब्द नहीं साहब। और तो और छोड़िए, अभी गूगल करके वो भाषण सुनिए कि ये वही सदन है जब मैं 5 सदस्य था यहाँ। मैंने वो दिन भी देखे हैं। आज मैं 37 सदस्य, विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। समभाव, समभाव। और ये एक साधना है। मैं तो बार बार कहता हूं कि नेता को इस तरह के गुणों से युक्त होना चाहिए। इतराने की आप बात कर रहे हैं, 2012 का रिजल्ट आ रहा था, हम लोग विक्रमादित्य मार्ग पे थे, अखिलेश जी नेताजी के घर, तो नेताजी के घर में ही अखिलेश जी रहते थे। अंतर क्या है? तो जैसे जैसे समाजवादी पार्टी का रिजल्ट आगे बढ़ रहा था 12 में, वैसे वैसे उत्साही समाजवादी कार्यकर्ता, जानते ही हैं, भैया जिंदाबाद, कुर्बानी गैंग सब आ गए और दम 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 बजने लगा ढोल नगाड़े। अखिलेश जी बाहर निकले, बोले ए बजाना नहीं, बजाना नहीं, नहीं। और पार्टी आगे बढ़ी और सीटें आगे बढ़ी, समाजवादी पार्टी बहुमत के करीब पहुंची, फिर बजने लगा। अखिलेश जी ने कहा बजाना नहीं, नहीं, कोई नहीं, चिढ़ाना नहीं, चिढ़ाना नहीं। फिर समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आई,
फिर अखिलेश यादव जी और नेताजी एक साथ निकले पार्टी दफ्तर निकलने के लिए, फिर दम 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 बजने लगा, बोले "ए, चिढ़ाना नहीं, इतराना नहीं"। वाह! मैं आपको जोड़ देता हूँ। आपने तो अपनी आँखों से देखा है। हमने तो पिछले 2-3 साल में किताबें पढ़ी हैं साहब। बहुत मन है मेरा इस देश को 25 साल बाद जब मैं देखूँ, तो एक समाजवादी भारत की तरह देखूँ। मैं उसके लिए समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हूँ और पूरी शिद्दत से। उस समाजवादी भारत को बनाएँगे कैसे? विज़नरी और दिल बड़ा हो। थोड़ी-सी कामयाबी मतांध कर देती है। मैंने 12 का वो क्लिप निकाली। आपको जान के आश्चर्य होगा। सरकार किसकी थी? आदरणीय बहन जी की थी। और बहुत सारे प्रतिक्रिया में काम हुए हैं। ये सरकार बनी तो इनके ऊपर मुकदमा, इनकी बनी तो इनके ऊपर, बहुत सारी पत्रकार वार्ता पहली हो रही है और अखिलेश जी को घोषित हो गया तब तक कि मुख्यमंत्री अगले ये बनेंगे। पत्रकारों ने पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आप क्या कहेंगे? उनका क्या जवाब था? वो तो बहुत कुछ बोल सकते थे। उन्होंने खराब किया इसलिए हार गईं, जनता ने नकार दिया, ये उनका एक लाइन का जवाब था। जो जनता के जनादेश के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। और पहला फर्स्ट टर्म वो चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके बाद मैंने अपनी आंखों से 37 सीट जीतने के बाद देखा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा। और अखिलेश जी के बहुत करीबी, बहुत पुराने, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, वो सब जानते हैं। मैं तो थोड़ा दूर हूं अभी, उतना करीबी नहीं हूं जितना आप लोग बता देते हैं। लेकिन हाँ, अखिलेश जी का प्रेम है कि वो बुला लेते हैं। हमने करीब से क्या देखा पता है? सांसद जो जीत रहे थे, उससे ज्यादा चिंता इस बात की नहीं कि खुश हो जाएं कि इतने जीत रहे हैं। जहां बेईमानी हो रही थी, अखिलेश जी एक एक सेकंड वहां नजर बनाए हुए थे। फर्रुखाबाद, उसके बाद फिर बांसगांव, और बाकी उसके पहले कई जगह, मेरठ से लेके अलीगढ़ से लेके फूलपुर, कितना मैं तो गिना सकता हूं। मैंने 3 महीना वहां रह के काम किया। नेता ये होता है। मैं प्रोफेसर रहा हूं और मैं अपनी पहली किताब प्रोफेसर की डायरी में मैंने लिखा है कि बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो 40 बच्चों की क्लास में जो सबसे टैलेंटेड है उसको देख करके पढ़ाते थे। समझ में आ गया? हमारी क्लास में होता था वो बच्चा, वो 2 लड़के थे, दोनों बोलते यस सर, वो आगे बढ़ जाते थे। एक बार हम लोग बोले कि गुरुजी हम लोगों से भी पूछ लिया करो हमें आया कि नहीं। वो गुरु का मतलब ये नहीं है। गुरु का मतलब ये कि जो सबसे पीछे कमजोर बैठा है ना, अखिलेश यादव नेता के रूप में वहां मैंने देखा। 37 सीट जीत गए। पत्रकार वार्ता में आकर के बड़ी शालीनता से कहे अगर बेईमानी ना होती तो हम और जीतते। देश बचाया था, चाहते तो ललकार कर खड़े होते। संयम, धैर्य, यही बात उन्होंने निजी बातचीत में मुझसे कही कि जब विपरीत समय आए तो घबराना नहीं, और जब तुम्हारे अनुकूल आए तो हवा मत उड़ना। तो इसलिए मैंने इसीलिए कहा कि मैं नेता अखिलेश यादव को शायद कम जान पाया हूं। एक शख्सियत के रूप में अखिलेश यादव को मैंने करीब से थोड़ा सा देखा है, जितना उतने में मैं बिल्कुल अलहदा पाया हूं। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को आपने पढ़ा भी है, देखा भी है। समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और खुद अपनी यादव बिरादरी के लिए क्या किया है उन्होंने? नेताजी की याद में एक गाना जो मुझे बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रिय लगता है, वहीं से बात शुरू करूंगा कि धरती और गगन में अब तक जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है। ये मुझे बहुत प्यारा लगा। अब तक के पॉलिटिकल स्लोगन्स में वन ऑफ द बेस्ट स्लोगन, रियलिस्टिक स्लोगन। इसके पहले बहुत सारे स्लोगन इसके पहले के मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे सो में साथ। खुद समाजवाद का स्लोगन कि 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। ये स्लोगन मेरे दिल के पास है। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चल। पॉलिटिकल स्लोगन्स, जार्गन्स। लेकिन जब मैंने ये देखा कि जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है। मैंने जितना पढ़ा, नेताजी के पुराने लोगों से सुना। यही बात हम लोगों को कांग्रेस दफ्तर में दिग्विजय सिंह जी ने कहा जी, यार नारे तो बहुत बने, कांग्रेस में भी बने, अन्य पार्टियों में बने, भाजपा में भी बने, व्यक्ति पे भी बने, नेता पे भी बने, अभिनेता पे भी बने, लेकिन ये जो तुम्हारे यहाँ प्रदेश में मुलायम सिंह जी हैं, उनकी समाजवादी पार्टी है, उसमें जो नारा है, उनका जो नारा गढ़ता है और जो गाता है, वो
बहुत दिल के करीब है, और पता नहीं क्यों हम लोग चूक जाते हैं। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं, भाजपा वाले भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, इनके गाने में वो रिदम नहीं है। और नेताजी यानी मुलायम सिंह जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसमें जो गाने बनते हैं और नारे लगते हैं उनके पक्ष में, वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो वो बात मुझे याद आ गई, कांग्रेस के दफ्तर में आईसीसी में अकबर रोड पे हम लोग टहल रहे थे, बहुत सारे पत्रकार हम लोग थे, दिग्विजय सिंह जी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, उसमें इस बात को कहा, जब चूंकि आपने ये बात कही, उसी से आपने नेताजी की बात शुरू की, तो मुझे वो वाकया याद आ गया। मैं इसमें जोड़ दूं, बहुत ज्यादा इस तरह के नारे कब बनते हैं, जब जनता दिल से नारे लगाती है। इसी बार 37 सीटें जीतने के बाद एक गाना बना, मैं उस गाने के गायक और लेखक रचयिता दोनों को बधाई देता हूँ। और खुद पार्टी ऑफिस में बैठे हैं, अखिलेश जी के सामने वो गाना चल रहा है, नेताजी आप स्वर्ग से, झंडा समाजवाद का झुकने नहीं दिया, नेताजी आप स्वर्ग से अब देख लीजिए कि झंडा समाजवाद का अब झुकने नहीं दिया, जो कारवां था आपका रुकने नहीं दिया। आंखें भर आई लोगों की, क्योंकि वो एक सामान्य से व्यक्ति ने बनाया, वो उसको चुनाव नहीं लड़ना है, वो दिल से जो नेताजी के लिए महसूस कर रहा है वो बना रहा है। लिखा ऐसे ऐसे स्लोगन्स और जार्गन्स तभी रियलिस्टिक होते हैं जब जनता के बीच से आते हैं। मिले मुलायम कांशीराम किसने बनाया, आज तक मुझे बता दीजिए, आपको इसका रचयिता नहीं मिलेगा, ये जनता का नारा है और पॉपुलर आज भी उसको लोग का नारा है। अरे भाई, अब आज बीजेपी का दौर है, लोग बोलने डरते हैं, उस दौर को सोचिए जो लोग नारा लगा रहे थे, वो भी तो दौर था। नेताजी फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे, पार्टी टूटी, पार्टी नहीं बनी, पूरी पॉलिटिकल फ्यूचर पर एक क्वेश्चन मार्क, और उस समय का एक दिलेर नेता, समझौता नहीं किया। पार्टी के अधिवेशन में पहला भाषण, समाजवादी पार्टी बदलाव की राजनीति करती है, परिवर्तन की राजनीति करती है, बख्शीश की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी एक ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी के कृपा पर न रहे, जो किसी के एहसान के तले न रहे, खुददार रहे। इसीलिए समाजवादी पार्टी एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी की नींव उन्होंने रखी। अब एक आखिरी बात, नेताजी बने कैसे? आज लोग मुख्यमंत्री बन के अपना सिनेमा बनवाते हैं, फ्लॉप हो जाता है। दिलों में जो सिनेमा है, मैं वहां से जब देखता हूं कि 13 साल 14 साल की उम्र में जो व्यक्ति लोहिया के आह्वान पर नर रेट आंदोलन में जेल गया हो, उसे नहीं पता कि पहलवानी के बाद क्या होगा। सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ना, कम उम्र में विधायक बनना, बहुत लोग विधायक बने, गुम हो जाते। उसके बाद फिर पूरा दौर जो पुराने लोग जानते हैं, और आपके चैनल पर भी मैंने कई बातचीत देखी है जिसमें वो सारी बातें मैंने सुनी है। और उन सारी चीजों का निचोड़ क्या है? उस पिछड़े तबके में जहां खटिया पर बैठने में भी बराबरी नहीं थी साहब। आप भी यूपी के पूर्वांचल से, मैं भी हूं। हम लोगों को ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि हमारा गांव भी जातियों में, टोलों में बटा हुआ था। ये दलित टोला है, ये यादवों का टोला है, मेरा गांव खुद बटा हुआ है। मेरे गांव जब आप आएंगे बैठौली, तो एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही दक्षिण टोला दलित बस्ती है, फिर उसके उधर राजपूत लोग हैं, फिर यादवों की बस्ती है, फिर अति पिछड़ी जातियां हैं, कुम्हार है, नाई हैं, और ये सब ऐसे ऐसे बटा हुआ है। राजभर हैं, बहुत सारे लोग हैं। और उस पूरे बिखरे हुए समाज में रजनी कोठारी के सामने जब ये चैलेंज आया कि जब 1980 के बाद ओबीसी एससी एसटी में लीडरशिप डेवलप हो रही थी, तो दिल्ली और कुलीन एलीट लोगों ने कहा कि ये भारत की राजनीति का जातिवादीकरण हो गया। तो रजनी कोठारी ने कहा कि नहीं, आप गलत हैं, ये उन जातियों का राजनीतिकरण हुआ है जिनका कोई राजनीति ही नहीं थी। वो 90% आवाम, उन्हीं में से कोई कर्पूरी ठाकुर बना, नाई समाज का बेटा। मतलब आप सोचिए कि कर्पूरा गद्दी छोड़ धर उस तरह, ये अपमान। और ये बीजेपी और आरएसएस वाले हैं जो आजकल भारत रत्न दे रहे हैं। क्या नारा था? कर्पूरा गद्दी छोड़ धर उस तरह। अरे तुम नाई हो जाके बाल बनाओ। चलिए एक और प्रसंग बताई देता हूं। हम लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, तो कुछ इतिहास, मेरी किताब है जाति जनगणना, ये मैं इसीलिए ले आया कि इसको विस्तार में जानना हो तो 100 साल का सामाजिक न्याय का जो इतिहास है संघर्ष का, वो इसमें है। क्या है? 1977, 76-77 कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रामनरेश यादव, दोनों लोगों ने एक गलती की।
जनसंघ उस समय हुआ करता था, जनसंघ और आरएसएस तो था ही, उसे ओबीसी का रिजर्वेशन पसंद नहीं है। मंडल के विरोध में कमंडल लेकर ये निकले थे। हम लोग दिल खोल के बोलते हैं, उनसे डरते नहीं। आरक्षण लागू किया था रामनरेश यादव ने 14%, जिसे बाद में नेताजी ने बढ़ा करके पंचायत में भी लागू किया, सब जगह लागू किया। कर्पूरी ठाकुर ने 26%। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। भारत का समाज यहां से देखा जाना चाहिए। बीपी मंडल, और ये ऑन द रिकॉर्ड है, फ्लोर ऑफ द हाउस, बिहार विधानसभा। बीपी मंडल यादव थे, गोप समाज के, रासबिहारी मंडल के बेटे। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने, बरौनी से तेल रिस करके गंगा में आग लग गई। वहां पर खड़े होकर के एक सज्जन बोले कि शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा। तो बीपी मंडल खड़े होकर बोले, देखो हम तो बने हैं, आग लगी वो तो तेल रिसने से लगी, लेकिन हम लोगों के यहाँ आने से आपके सीने में जो आग लग रही है, इसे संविधान को हाथ में लेकर बराबर करेंगे कि ऐसा ना हो। उस पीढ़ी से नेताजी पैदा हुए। कर्पूरी ठाकुर, शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह। उत्तर भारत में किसान जातियों की लीडरशिप। मेरे भारत की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर जाता है। मैं जब इस स्लोगन पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि आइडिया ऑफ इंडिया यहां है। डॉक्टर लोहिया के उस समाजवाद में है, तो चरण सिंह के उस नारे में है कि ये टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरे लोगों, जब तक ये टीवी मीडिया मुझे विलन बताता है, तब तक यकीन रखना मैं तुम्हारा हूं। जब ये मेरी तारीफ करने लगे तो मान लेना कि मैं बिक गया हूं। चौधरी चरण सिंह कहां है आज, उनके वारिस पर नहीं कुछ बोलूंगा। उनके लोकदल की विरासत से पैदा हुआ एक नाम है मुलायम सिंह यादव। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेताजी को मैंने नहीं देखा, लेकिन फिराक गोरखपुरी का एक शेर है साहब, मैं एक बार मिला हूं नेताजी से, उसका किस्सा भी छोटे में सुना दूं। पहले हम लोग रोस्टर आंदोलन से लेकर के यूपीएससी आंदोलन में कई बार हम लोग के मन में हसरत थी कि नेताजी से मिल लेते एक बार। इतने बड़े आदमी को देखा नहीं, कभी मिला नहीं, सामने से घुस नहीं पाते थे। बाद के दिनों में गए तो कभी तबीयत खराब, कभी सदन निकल गए, कभी कुछ, मिल नहीं पाए। मुझे अपना निजी किस्सा है, इसमें कोई अहंकार नहीं है, मैं अपनी बात बस कह रहा हूं। और नेताजी के गुजरने से 3 महीने पहले का वाकया है। मेरे एक मित्र हैं इलाहाबाद के, अभिषेक यादव, अभी वो राष्ट्रीय सचिव अध्यक्ष हैं लोहिया वाहिनी के। मैंने उनसे कहा कि नेताजी से मिलना है, कहे चलिए चलते हैं। नेताजी के यहाँ जो रजिस्टर था उस पर नाम लिखवाया उन्होंने, और उसमें मेरा भी नाम लिख दिया। थोड़ी देर बाद दौड़ के आए, हम लोग बगल में खड़े थे। अरे भाई, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी आपको बुला रहे हैं जल्दी। कौन बुला रहा है साहब? नेताजी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। सारे लोग जितने सिक्योरिटी में थे बुला कर, अरे आपको हम लोग इतना सुनते हैं, आइए अंदर आइए। और जैसे अंदर ले गए, फिर नेताजी के एक निजी सहायक थे, उनको आके बताया। निजी सहायक तुरंत भाग के आए और कहे, अरे साहब नेताजी तो बहुत बीमार रहने लगे थे तब। उन्होंने कहा हम लोग बैठ के यहाँ घर में आपका वीडियो देखते रहते हैं। मुझे बड़ा सुकून हुआ कि मेरे पसंदीदा नेता के आसपास के लोगों तक मेरी मेहनत पहुंची है। फिर नेताजी आए थोड़ी देर में, और नेताजी कम सुनते थे उस समय। मैं चुप, अवाक, मैं हाथ जोड़ा, और उसके बाद नेताजी ने कहा, हाँ बताओ। तो अब बताने के लिए कुछ था ही नहीं, हम तो बस चुपचाप देखने गए थे। 2-3-4 दोस्त थे, कहे बताओ बताओ जल्दी बताओ। हमने कहा साहब नेताजी बस आपसे मिलने आए हैं। अरे मिलने आए हो तो ठीक है, लिख के लाए हो कुछ? हमें समझ में ना आई कि लिख के क्या ले आना था। बाद में हमें साथ के लोगों ने बताया कि चूंकि नेताजी के उसमें तो जो भी आता है उससे कहते हैं लिख के ले आओ। और फिर नेताजी निकल रहे थे, पैरवी कुछ भी, कोई भी काम हो, नेताजी निकल रहे थे। नेताजी जाते आते ऐसे हाथ पकड़ के कहा, अभी तो सदन जा रहा हूं साहब, तबीयत खराब है, 2 आदमी पकड़े हैं, मैंने अपनी आंख से देखा है। और जुलाई का बात बता रहा हूं, जुलाई 2022 जब 23 जब नेताजी का, और उस समय कह रहे हैं मुझे सदन जाना है, लेट हो रहा है। अरे साहब इतना डेडिकेशन, और कह रहे हैं तुम लोग कल आना। अब हम कल पहुंच गए। अब हमारे सिक्योरिटी वाले बोले कुछ लिख के ले आए। मैंने कहा मैं क्या दूंगा लिख के, इतने बड़े लीडर को मैं क्या दूंगा, मेरा तो कुछ नहीं। तो फिर हमने जाके बस केवल जो दिल में था वो कहा कि साहब आप लोग अगर मंडल की लड़ाई न लड़े होते, आप समाजवाद की लड़ाई न लड़े होते, तो आजमगढ़ में एक किसान परिवार में खेत खलिहान में गाय भैंस चराने वाले का लड़का
दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं बन पाता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बन पाता। मैं ये वाक्य बोला और मैं चुपचाप बस ये वाक्य बोल के, नेताजी ने कितना क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद नेताजी ने कहा, "ए, सुनो, समाजवादी पार्टी को मजबूती देना, अखिलेश के साथ रहना।" ये उनका इतना सा वाक्य। उन्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मैं पार्टी का हूं भी कि नहीं हूं। ये उनका प्रेम था और ये अपने बेटे में बेटे का भविष्य नहीं देख रहे थे। वो समाजवाद की पताका अपने बेटे को जो पकड़ा गए थे, उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा उसे भारत के संविधान के बचाने की लड़ाई में एक सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह बना देगा। मैंने नेताजी को इतना देखा है और उसके बाद गुजरे तो अंतिम विदाई देने, और तब मुझे आपका वो भाषण याद आ रहा है जो मैं आपके इंटरव्यू पे भी कहना चाह रहा हूँ कि आपने दिल से जो वाक्य बोला था, हल्की हल्की बारिश, और आपने वहीं सैफई से खड़े होकर जो बोला था, हमने हमारी आंखें भर आई थी। ये है नेताजी हमारे लिए। और जब सैफई में उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, कितनी भीड़ थी? हमारे तो हम पहुंच ही नहीं पाए थे, दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल। सत्ता में नहीं रहने वाले नेताजी को देखने वालों की कितनी भीड़ थी? फिराक गोरखपुरी का एक शेर है और मैं उनसे माजरत करके ये पढ़ना चाहता हूं। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं देखा, मैंने डॉक्टर लोहिया को नहीं देखा, मैंने फूले को नहीं देखा, मैंने गाडगे को नहीं देखा, मैंने नेताजी को देखा है और सुना है लड़ते अपनी आंखों के सामने। फिराक गोरखपुरी लिखते हैं जो, उसको मैं बदल के कह रहा हूं कि आने वाली नस्लें तुमसे रश्क करेंगी हम असरों, मतलब ईर्ष्या करेंगी, जब वो ये जानेंगी कि तुमने नेताजी को देखा था। ऐसा भी कोई नेता पैदा हुआ था। ये मैं माजरत के साथ फिराक साहब से कह रहा हूं, क्योंकि बहुत ईमानदार लोग सदियों में पैदा होते हैं और वो जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, ये बात गाने में ही नहीं है, आज भी जिंदा है लोगों के दिन। और आखिरी बात माजरत के साथ, केवल यादवों के नेता कभी नहीं थे और न यादवों ने केवल उन्हें नेता बनाया। हर कमजोर के, मजलूम के, किसान नौजवान के नेता थे मुलायम सिंह यादव। ये इस देश की राजनीति का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इन अध्यायों को काले अध्याय में लिखा जाएगा, जो पत्रकार दिल्ली में बैठकर, जो पत्रकार टेलीविजन पर बैठकर, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में कुलपति बनकर, प्रोफेसर बनकर, या नुक्कड़ चौराहों पर खड़े होकर के जो लोग पिछड़े दलितों के नेताओं को उनकी जाति तक सीमित कर रहे थे। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि कांशीराम 85% का नेता, बहुजन का नेता, लालू प्रसाद मजलूमों का नेता, मुलायम सिंह यादव सारे इंसाफ और इंसानियत की बात करने वाले वंचितों शोषितों का नेता है। मुलायम सिंह और अखिलेश जी में चूंकि कई बार ऑफ द रिकॉर्ड आपने सुना भी होगा और टीवी पे डिबेट करते हुए भी सुना होगा, कहा होगा और आपसे लोग सवाल भी करते होंगे। मुलायम सिंह के कहते थे कि मुलायम सिंह जी एक गुलदस्ता सा बनाए हुए थे, अखिलेश जी वो गुलदस्ता नहीं बनाते हैं। मुलायम सिंह जी ने ब्राह्मणों का नेता पैदा किया अपने साथ, ठाकुरों का नेता पैदा किया, कुर्मियों का नेता पैदा किया, निषादों का नेता पैदा किया, राजभरों का नेता पैदा किया, हर मुसलमानों का आजम खान नेता पैदा किया। अखिलेश जी के पास वो गुलदस्ता नहीं दिखाई पड़ता है और मुलायम सिंह जी के पास ये गुलदस्ता था। इसकी कैसे व्याख्या करें? एक व्याख्या तो इसकी यहां से करते हैं कि जब नेताजी बन रहे थे, वो आंदोलनों का दौर था, उठापटक का दौर था, लोहिया और जेपी की समाजवाद की पाठशाला थी और उस पाठशाला से नए नए नेता पैदा हो रहे थे। तो वो पूरे दौर के ये लोग नेता एक साथ बने थे। याद रखिएगा कि नेता कभी भी निजी तौर पर या एक एकल व्यक्ति नेता नहीं बनता है, दौर नेता बनाता है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, संघर्ष नेता बनाता है। और जब संघर्षों से कोई नेता बनता तो एक नहीं बनता, अनेक बनते हैं। इसीलिए एक ही दौर में कोई लालू यादव बन रहा था, जिस दौर में कोई कर्पूरी ठाकुर बन रहा था, उसी दौर में कोई अमर शहीद जगदेव प्रसाद भी बन रहा था, उसी दौर में कोई बीपी मंडल भी बन रहा था। तो दौर जब उस तरह का था तो उस समय नेता पैदा होते। जिस दौर में मान्यवर कांशीराम, तो कांशीराम और नेताजी
इन दोनों को मैं साथ रख के देखता हूँ, राजनीतिक वजह से नहीं, फिलोसफिकल वजह से। दोनों बहुजन की बात, दोनों पीडीए की बात, दोनों की ग्राउंड रियलिटी एक। वो तो सपा बसपा की लड़ाई में अटल बिहारी वाजपेयी का वो कोटेशन जरूर याद रखना चाहिए लोगों को कि मैंने कांटे से कांटा निकाला। इस किताब में मैंने पूरा किस्सा लिखा है कि मेरे पाँव में 2 कांटे चुभते थे, मुलायम और कांशीराम। पहले मैंने एक कांटे से दूसरे को निकाला, फिर दूसरे को फेंक दिया। तो वो सब दौर आता रहता है। दौर नेता बनाता है। एक बात, मौजूदा दौर क्या है, हालात बदल गए, पुरानी कसौटियां आज के नेता पर लागू ही नहीं हो पाएंगी। आपने कभी कल्पना किया था कि 2002 के दंगे में जिसका नाम सबसे ज्यादा हो वो हिंदू हृदय सम्राट, भारत का नॉन बायोलॉजिकल बन करके उभर जाएगा? कभी सोचा था? कभी 2002, 3, 4 के आसपास भारत ने ये सोचा था? मैं जानना चाहता हूं कि कभी आपने सोचा था कि गोरखपुर के मठ में एक महंत हैं जो जब मठ से बाहर निकलते हैं तो केवल विवादित बयानों के नाते लोग जानते थे। मठ के लोग अलग नजर से जानते हो, वो धार्मिक वजह, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब वो राजनीतिक बयान देते थे तो विवादित देते थे। मैं आजमगढ़ का हूं और मैं बहुत करीब से जानता हूं। कभी किसी ने सोचा था कि वहां से उठ करके लखनऊ? और ये दौर बदल गया। इस बदले हुए दौर की राजनीति पुरानी कसौटी पर नहीं तौलनी चाहिए। एक जवाब इसका ये है। अब आते हैं इस बात पर कि क्या वाकई अखिलेश यादव जी के पास नेता नहीं है? मैं कहूं अखिलेश यादव जी के साथ सबसे ज्यादा जो दिखते हैं फोटो में नेताजी के साथ के आदमी है। चौधरी चरण सिंह की विरासत के मैं उन्हें बहुत करीब से जानता हूं, बड़ा मानता हूं। राजेंद्र चौधरी जी, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। मैं पुराने लोगों से मिला, मेरे जिले के बलराम यादव जी। फिर मैं बेनी प्रसाद वर्मा जी से मिल नहीं पाया, लेकिन मैंने जब उनकी किताबें पढ़ी, उनके बारे में पढ़ा तो जाना कि हाँ वो लोग थे। आजम खान साहब, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ जुल्म ज्यादती, मिल नहीं पाया आज तक। मेरी हसरत है कि मैं उस शख्स से भी मिलूं जो झुका नहीं। एक दौर में ये सारे नेता थे। अखिलेश यादव की राजनीतिक बहुत शानदार रणनीति के तहत सारे पुराने लोगों को सम्मान देना। एक व्यक्ति बताइए जिसको इन्होंने सम्मान न दिया हो, जो नेताजी की पीढ़ी के हों? आप नाम नहीं पाएंगे। अब आते हैं दूसरे पर, नेता पैदा नहीं किया, गलत है ये। मैं बताऊं कैसे? मैंने अपनी आंखों से टिकट बढ़ते देखा इस बार, थोड़ा बहुत, एक आध दो जगह, संयोगवश। ये उनका प्रेम था, कभी किसी मकसद से गए, खड़े हैं, ए तुम एक बार उन्होंने बोला कि तुम 2-3 महीना रह करके सीखो कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है। ये कोई नेता नहीं बताता साहब, ये बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बुला के कहता है तुम जरा सीखो, देखो कैसे। मैंने एक बार क्या हुआ कि एमएलसी का टिकट आया, 2 सीट देनी थी, और जिस कमरे में हम लोग बैठे थे मुझे पता ही नहीं कि कई लोग बैठे हैं, बाहर भीड़ थी। टिकट को लेकर कुछ हुआ, बाद में हंगामा होने लगा। थोड़ा सा वो करके फैसला सुना के अखिलेश जी आ गए। होता ही है, हर जगह होता है, और डेमोक्रेटिक पार्टी में ज्यादा होता है, जहां पर्ची बनती है वहां नहीं होता है। और अंदर आए तो थोड़ा सा अपसेट। तब तक यहां मैं देखा 2-3 महिलाएं थी, रोने लगी। अरे साहब, आपने पिछली बार बोला था कि आप हमें देंगे, अब की आ गया, हमको टिकट नहीं, हमको ये बोले क्या? अरे वो दे दीजिए, एमएलसी आया। अरे आप रो क्यों रही हैं? तो अरे साहब कुछ नहीं, कहे बाहर मैं गया था, मेरा कुर्ता खींच रहे थे। मैं कहां जाऊं? नेता हो, रोगे तो नेता नहीं बन पाओगे। हालात को समझो। कितना कलात्मक तरीके से उनको भी डील किया, इनको भी डील किया। और अब आइए, नेता पैदा नहीं किया। 37 सांसद हैं, 5 यादव निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए, 4 मुसलमान माइनस कर दीजिए, कितने बचे? 26। गिन लीजिए। पहला टैग हवा में उड़ा दिया बीजेपी आरएसएस का कि समाजवादी पार्टी केवल यादव मुसलमान की पार्टी है, वो पीडीए की पार्टी है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, कितने सांसदों को आप लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़े नेता हैं? मैं बहुत ईमानदारी से पूछ रहा हूं ये बात, कितने लोग समझ पाएंगे? या दिल्ली के नेटवर्क में कितने लोग इस पर बहस करते हैं? कौन जानता है राम भुआल निषाद कौन है? रमाशंकर राजभर कौन है? मैं नाम लेके पूछ रहा हूं। लक्ष्मीकांत निषाद, पप्पू निषाद कौन है? ये अखिलेश यादव के बनाए हुए सांसद, जनता ने जिताया है।
कितने लोगों को साहब टिकट दे करके कहां से कहां और पद दे करके, सम्मान दे करके, मैंने अपनी आंख से देखा है साहब। अखिलेश जी आएंगे, बैठेंगे मंच पर, अपने आसपास कौन है, कोई बहुत वरिष्ठ आदमी है नीचे ना, आप आइए ऊपर बैठिए, अरे आप यहां बैठिए। और जो पीडीए का गुलदस्ता है, नेताजी का मैंने नहीं देखा, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि नेताजी ने नेता पैदा किए, लेकिन अखिलेश यादव ने उस दौर में पार्टी संभाली जिस दौर में पार्टी तोड़ी जा रही थी। याद रखिएगा, इसका विश्लेषण करेंगे और आपके दर्शक भी करेंगे तो समझेंगे। जब पार्टी हाथ में आई थी तो किन हालातों में आई थी, कितने कांटे थे, वो ताज कांटों का था। अखिलेश यादव ने एक एक कांटे को बुहारा है, उसमें फूल खिलाए हैं मोहब्बत के, और वो गुलदस्ता आज भी बहुरंगी है और पहले की तुलना में ज्यादा इंक्लूसिव है। दिस कॉल्ड पीडीए। अच्छा, अभी मोबाइल आप देख रहे हैं, मैं भी देखता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, अखिलेश जी खटाखट इधर इधर उंगली चलती है, तो हमारे पत्रकारों में बहुत जिज्ञासा रहती, कहते हैं कि अखिलेश जी सोशल मीडिया के बहुत प्रेमी हैं, अखिलेश जी नजर रखते हैं, हर ट्वीट पे नजर रखते हैं, फेसबुक पे रखते हैं, इंस्टा पे रखते हैं, मतलब उनसे ज्यादा टेक्नो सेवी उस जमाने का नेता हमें कम दिखता है। और का जो हमारे पत्रकार हैं उनमें ये चर्चा होती है, देखो हर खबर पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, ये आप तो नजदीक रहे हैं, क्या है ये? हालांकि मैं बहुत थोड़ा सा नजदीक रहा हूं, लेकिन मुझे बड़ा दिलचस्प ये भी लगा। हाँ। एक आध बार तो मैंने ऐसे देखने की कोशिश की, हालांकि किसी की मोबाइल चलाते हुए देख नहीं सकते हम लोग हाँ। और नहीं देखते हैं, लेकिन बस दूर से ऑब्जर्व करते हैं। यार सही में पीसी में बैठे हैं, कोई सवाल पूछ रहा है तब भी अपना थोड़ा सा देख लिया। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो उसमें से पॉइंट देखते हैं कि मुझे क्या बोलना है। हाँ। अखिलेश यादव जैसा ह्यूमर और विट तो आपको अरसे में कभी कभी मिलता है। वो एक जमाने में हुआ करता था, नेहरू के खिलाफ लोहिया बोलते थे, और एक बार नहीं बोले, बैठे रहे, तो नेहरू आकर के लोहिया से पूछ रहे हैं कि आज मेरे खिलाफ कुछ भाषण नहीं दिए, तभी तो ठीक है। तो वो दौर अलग था, अब तो दौर अलग है। अब तो अखिलेश जी भी बोलते हैं कि बात खानदान तक आई है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। हाँ। तो ह्यूमर बिट तो कमाल का है। हाँ। वो तो पूछने वाला ही नहीं। मोबाइल और टेक्नोलॉजी आज के दौर में जो बदली है, जो जितना अपडेट रहेगा वो उतना डिसीजन मेकिंग में एक्यूरेट रहेगा। अब उनकी बात क्या करें, मतलब वो तो कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी पता नहीं मोबाइल चलाना जानते हैं कि नहीं, टैब चलाना जानते हैं कि नहीं। अखिलेश जी टेक्नो फ्रेंडली बहुत है, और ये हमने बहुत करीब से देखा है। और इवन एक बात बताऊं, दो किस्सा सुनाता हूं, चलिए फिर और सवाल आएगा तो बताएंगे। कि एक बार व्हाट्सएप पर वो देखते रहते हैं क्या है कैसे है, और व्हाट्सएप पर जवाब भी देते हैं। एक बार ऐसी कोई बात हुई, पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए बाहर की नहीं, कि वहां बैठे हैं हम लोग और मिलने वाले आते रह रहे हैं, तो एक लड़का मिलने वाला आया, तो उससे कह रहे हैं कि हाथ मिला के चला गया। फिर उसको ऐसे ही गया तो बोला, अखिलेश बोला, ए इधर आओ इधर आओ, कपड़ा पहन के आए हो, मुझे अच्छा लगा। तो सब लोग उत्सुक कि अरे भाई ये क्या मामला है। तो उसके बाद उन्होंने माइक ऑन किया, थोड़े से लोग बैठे थे, और उन्होंने कहा ये सज्जन जो है ये हर दिन सुबह 6-7 बजे के बीच में मुझे वीडियो कॉल करते थे। एक दिन मैंने इनका वीडियो कॉल उठा लिया, तो इन्होंने साहब कपड़ा ही नहीं पहना था, जल्दी से कहा अरे रे साहब नेता उठा लिए ये वो, तो आज कपड़ा पहन के आया, मुझे अच्छा लगा। अखिलेश यादव मोबाइल में अपने कार्यकर्ताओं का दिल जीतते हैं, वो जवाब देते हैं, वो व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ते हैं, वो अपडेट रहते हैं। आप जो क्वेश्चन यूपी के बलिया में या बिजनौर में कोई घटना हुई होगी तो आधे घंटे में अपडेट रहेंगे कि क्या हो रहा है, और उतना ही अपडेट इस बात को लेकर रहेंगे कि जियो पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है, यूएस और चीन को लेकर के भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। मैंने अपनी आंख से देखा है। और दूसरा वाक्य बताऊं, एक बार वो आदमी पहचानते हैं, जिसके पास जितना डेटा रहेगा वो उतना ऑब्जर्व करेगा। लीडर बड़ा वही होता है जो सामने पहचान ले, भांप ले। मैंने अखिलेश यादव को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। एक बार की बात है, शुरू की, हम बैठे थे तो नाम आया, तो अखिलेश जी ने कहा कि फला आए हैं और ये पक्का कहीं से आए होंगे और कोई ना कोई गिफ्ट लेकर के आए होंगे, अब बुलाओ भाई उनको। और साहब जब वो जनाब आ रहे हैं, कहने कि साहब मैं गया था स्विट्जरलैंड और ये चॉकलेट आपके लिए लिया। तो अखिलेश जी यूं देखे और कहे बताया था ना, आदमी को पता है कि कौन क्या, फला आ रहे हैं, ये जरूर किसी बुद्धिजीवी का कोई गुलदस्ता लेके आए होंगे। और साहब आए, साहब वो 5 प्रोफेसर साहब से मिलने आए हैं, कह देखा ना,
अखिलेश यादव बड़े लीडर इसलिए भी हैं कि वो जब अपडेट रहते हैं ना मोबाइल में, तो उनको सब पता रहता है, कौन कहाँ क्या कैसे, उनको एक एक चीज पता है। तो इतना कहाँ उनके पास फुर्सत है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं 12 बजे जो सो के उठेगा वो क्या लड़ाई लड़ेगा हाँ, और ये क्या पढ़ेगा। एक तरह का टूल है कि बीजेपी कई बार इस तरह का एक झूठ को, गोएबल्स हिटलर का मीडिया भी देखता था। वो एक बात कहता था कि किसी झूठ को इतनी बार बोलो कि जनता उसे सच मानने लगे। आपको यकीन नहीं होगा कि एक आध बार मेरे मैसेज का जवाब सुबह 6 साढ़े 6 बजे आया है। अखिलेश जी को पसंद करने वाले, उनके चाहने वालों को पता है कि अखिलेश जी सुबह उठकर क्या करते हैं। योगी जी का पता नहीं है कि वो क्या करते हैं। अखिलेश जी के हर कार्यकर्ता को पता है। मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं बहुत थोड़े से समय से उनसे जुड़ा हूँ। अभी रोजा कितने दिन हुआ, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ, लेकिन मैंने जब जाके वहां देखा कि लोग जानते हैं ये बात। अच्छा, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैसेज करना है, 6:30 बजे व्हाट्सएप करना, सुबह जवाब आ जाएगा। उनको व्हाट्सएप कॉल करना है। अरे वो लड़का, मैंने पहले ही बताया कि वो वीडियो कॉल ठीक उसी समय करता था। और नेता बड़ा वो होता है जो अननोन नंबर का कार्यकर्ता का भी फोन उठा ले। योगी जी कब जगते हैं ये बात किसी को पता ही नहीं। और अब तो अखिलेश जी ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि वो जागते भी हैं या अर्धनिमिलित आंखों में ही हमेशा मशगूल रहते हैं। मेरा मानना यह है कि अपनी फिटनेस को लेकर के, अपने व्यायाम को लेकर के बहुत ही संयमित आचरण मैंने देखा है। वो सुबह जगे बिना संभव ही नहीं है। मेंटली फिटनेस फिजिकल फिटनेस से ज्यादा बड़ी चीज है। और कांटों का ताज पहनने वाला 12 बजे जगता ना, तो अब तक सियासत और विरासत सब छिन गई होती। ये वो अखिलेश यादव हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं, और उन्होंने उनके विपरीत परिस्थिति में भी समाजवाद का झंडा बुलंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।